बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद, मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में अबूरी इंतजाम की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ पीस कायम करके अपनी आलमी हिकमत अमली को एक नए मरहले में दाखिल कर दिया है। बोर्ड का ऐलान महज अमन कायम करने की कोशिश नहीं, बल्कि खित्ते में अमरीकी असर और रसूख को मजबूत करने, गजा की अबूरी हुक्मरानी और इंसानी खिदमात की फराहमी पर कंट्रोल कायम करने की वाज़ेह हिकमत अमली के तौर पर भी देखा जा रहा है। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में गजा में जंगबंदी के बाद भी खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल नाजुक रही है। चुनाचे इन गैर यकीनी हालात में बोर्ड ऑफ पीस निगरानी का किरदार अदा करेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, आलमी बैंक के सदर अजय बंगा और अरबपति बिजनेसमैन मार्क रोवन शामिल हैं, जबकि सदर ट्रंप खुद चेयरमैन है। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी के अलावा कैनेडियन वज़ीर आज़म और अर्जेंटाइन के सदर को भी बोर्ड में शमूलियत की दावत दी है, जबकि बोर्ड में फ़लस्तीन की कोई नुमाइंदगी नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील इंसानी इमदाद तक महदूद नहीं, बल्कि ये अबूरी दौर में गजा के इंतजाम, गजा की सिक्योरिटी, गजा की तालीम और गजा की सेहत के शोबों में बैनुल अक़वामी जवाबदेही को भी यकीनी बनाएगा। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक बोर्ड के साथ काम करने वाले ममालिक और बैनुल अक़वामी फोर्स को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के तहत गजा में तैनात किया जाएगा और साबिक अमरीकी स्पेशल ऑपरेशनल कमांडर मेजर जनरल जेस्पर जेफरिस आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर होंगे। मौजूदा हालात में बोर्ड की तश्कील की जरूरत इसलिए भी है कि गुज़श्ता बरस अक्टूबर में जंगबंदी के बावजूद गजा में हालात मामूल पर नहीं आ सके। इजरायली फजाई हमले और हमास की हथियार न डालने की पॉलिसी देरपा अमन के इम्कानात को महदूद कर रही है। दूसरी जानिब बोर्ड के कयाम के जरिए अमरीका गजा के अबूरी इंतजाम और इलाकाई सियासत में अपना असर और रसूख मुस्तहकम और बैनुल अक़वामी वसाइल के मरबूत इस्तेमाल और शफाफ जवाबदेही के जरिए अबूरी हुक्मरानी में मरकजी किरदार अदा करना चाहता है। इजराइल ने गजा में हुकूमत के लिए फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के उस 15 रुकनी कमेटी के तश्कील पर एतराज किया जिसे जंग के बाद गजा का नज़्मो नस्क संभालना है और जिसने रवा हफ्ते काहिरा में अपना काम शुरू कर दिया है। यह कमेटी अमन बोर्ड की निगरानी में काम करेगी, जिसे फलस्तीनी अथॉरिटी के साबिक नायब वज़ीर आला शास की सरबराही में कायम किया गया। दूसरी जानिब फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप इस्लामिक जिहाद ने बोर्ड ऑफ पीस पे तनकीद करते हुए कहा कि यह इजराइल के मफादात के लिए काम करेगा। चुनाचे बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील के बाद यह सवाल पैदा हुआ है कि क्या यह गजा में पायदार अमन कायम करने में कामयाब हो सकेगा या इजराइल के जारहाना अज़ाइम इसे भी नाकाम बना देंगे। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है बानी अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप साजिद तारड़ साहब ने। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारड़ साहब, मौजूदा मंजरनामे में ये बोर्ड ऑफ पीस जो है, ये आप समझते हैं कि वाकई क़याम अमन की कोशिश है या फिर गजा में अमरीकी असर और रसूख बढ़ाने की एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है? देखिए, मैं बहुत अरसे से डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसीज को डिफेंड करता हूं, बहुत अरसे से उनके साथ अटैच हूं। मैं तीन इलेक्शंस उनके साथ मैंने उनको भरपूर उनमें हिस्सा लिया, उनको एडवाइज किया, ऑफिशियली काम किया उनके लिए, उनके इलेक्शंस के लिए। लेकिन मैं हमेशा गजा के हवाले से मुझे रिजर्वेशंस रही हैं, और बिलखसूस ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस, मुझे ये किसी बोर्ड ऑफ कसिनो लगता है सारा, क्योंकि मैंने बड़ी तफसील से देखा है जो बोर्ड उन्होंने तश्कील दिया है। सिर्फ दो चीजें उसमें नजर आती हैं कि या तो इसमें सारे डेवलपर हैं, रियल एस्टेट डेवलपर हैं, या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और बिजनेसमैन हैं। तो ये गजा को एज ए बिजनेस डील नहीं करना चाहिए था, इसको एज ए बोर्ड ऑफ पीस। इसमें अब टोनी ब्लेयर साहब का देखें किस तरह का पीस है कि इराक को तबाह करना ये उनका एक कारनामा है। उसके बाद देखें, मैंने दूसरे और कई लोगों को देखा है इस बोर्ड के अंदर। इसमें अफसोस की बात है कि अभी तक किसी भी फलस्तीनी, जिस तरह आपने खुद इब्तिदाइये में फरमाया है कि किसी भी फलस्तीनी का नाम अभी तक नहीं आया। और वो जो फलस्तीनी एक जो अथॉरिटी से बंदा लिया गया है जो आगे टेक्नोक्रेट्स के बोर्ड को, आगे टेक्नोक्रेट के 15 मेंबर्स को लीड करेगा, अली शाद साहब एक नायब वजीर थे। उनकी पोजीशनिंग देखी जाए तो उसको जिस तरीके से पिक किया गया है, मुझे नहीं लगता कि ये इसको कोई दो पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। ना तो फलस्तीनी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, ना इसको अरब एक्सेप्ट करेंगे, ना ही इसको मुसलमान एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा तारड़ साहब, मजमूई मंजरनामे में देखिए बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी, मकामी सतह पे नहीं, आप फलस्तीनी छोड़ दें, आप मकामी पाकिस्तानी छोड़ दें, खित्ते के दीगर ममालिक में भी ये बात चल रही है कि ट्रंप साहब ने अपने करीबी दोस्तों को या उन लोगों को इसके अंदर मदऊ किया है
जो ट्रंप में रियल स्टेट के सेक्टर को फरोग देना चाहते हैं, और वही आइडियोलॉजी है जिसके अंदर इजराइल ये चाहता था कि इन लोगों को इस पट्टी से रिमूव कर दिया जाए और यहां पे रियल स्टेट की डेवलपमेंट हो और इनको मुतबादिल ऑप्शंस दे दिए जाए। क्या आपको बोर्ड ऑफ पीस फिर उसी तनाजुर के अंदर जाता दिखाई देता है? बिल्कुल उसी तरह। मैं एब्सोल्युटली आपके इब्तिदाइये के साथ एग्री करूंगा। अपनी रिजर्वेशंस मुझे मौजूद हैं। आज भी सीज फायर के बावजूद इजराइल वहां पे लोगों को शहीद कर रहा है, निहत्थे लोगों को, बेकसूर लोगों को। और काश कोई अच्छा हो कि बोर्ड ऑफ जस्टिस भी कायम किया जाए कि दुनिया के अंदर जो एक जेनोसाइड किया गया है इंटेंशनली, खुराक को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके जिस तरीके से वहां लोगों को भूखा रख के मारा गया है, इसकी जवाबदेही के लिए भी कोई बोर्ड बनाया जाए। लेकिन मैं डिसएग्री करूंगा। ये बोर्ड ऑफ पीस को प्रमोट नहीं करेगा। मुझे खदशात मौजूद हैं। और दूसरा एक अर्ज करना चाहूंगा कि दुनिया वाकई ही रिकैलिब्रेशन की तरफ जा रही है। पिछले 12 साल अमेरिका के वीक फॉरेन पॉलिसी और कमजोर सदूर की वजह से दुनिया जंगें और बिलखसूस रशिया, चाइना, इजराइल, भारत अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं। दुनिया का अमन तबाह हो चुका है, नई जंगें सामने हैं। इस पे मैं समझता हूं कि दुनिया को गजा के इशू को बहुत सीरियस लेना चाहिए था। दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, एक ह्यूज पॉपुलेशन जिनका सेंटीमेंट्स, जिनके जज्बात इन्वॉल्व हैं गजा के साथ, इसको बिल्कुल बहुत सीरियस लेना चाहिए। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डेवलपिंग अ रियल स्टेट। ये वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी या कैसीनो नहीं बन रहा। ये लोगों की किस्मतों के फैसले, और बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है सेंटिमेंटली इन चीजों के साथ इन्वॉल्व है। मेरा ख्याल इस चीज के बारे में बहुत एहतियात करनी चाहिए थी, या मजीद फ्यूचर में करनी चाहिए मेरे ख्याल। अच्छा तारड़ साहब, इसके अंदर जो मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत की शमूलियत के इम्कानात हैं, जिस तरीके से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे इनवाइट किया गया है और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी गई है, ये कंफर्मेशन फॉरेन ऑफिस भी करता है, ताहिर इंदराबी साहब की तरफ से भी ये कंफर्मेशन है। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ गज़ा के हवाले से तो पूरी दुनिया को मालूम है, यहाँ के अवाम के जज्बात भी फ़लस्तीन के हवाले से पूरी दुनिया को मालूम है, और फ़लस्तीनी इजहार तशक्कुर बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के लिए भिजवाते रहे। अब पाकिस्तान का इसके अंदर शामिल होना वो तो नेक नीयती से होगा कि वहाँ पे अमन कायम हो, वहाँ पे हमारी जो खिदमात हो सकें वो हम फराहम करें, ताकि मुस्लिम उम्मा के अंदर एक इत्तेहाद और वहदत का पैगाम दिया जा सके और हम अपने हिस्से का फर्ज निभा सकें, चाहे उसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड क्यों ना उतरना पड़े, उसमें जो वहाँ की फोर्स बनना है। अब इस ज़िमन के अंदर जो मरकजी किरदार बोर्ड ऑफ पीस के सामने आए हैं, और वहां पे जब पाकिस्तान की शमूलियत होगी तो फिर पाकिस्तान को मोहतात रवैया क्या इख्तियार करना है जो पाकिस्तान के भी बस में हो। देखिए, मैं इस वक्त रिकमेंड ये करूंगा कि इसमें जल्द अंदाजी नहीं करनी चाहिए, इसको सोचना चाहिए। इस बोर्ड की क्रेडिबिलिटी, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि ये सारों लगता है जिस तरह कैसीनो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, लेकिन सोचना चाहिए। इस वक्त मैं खासकर ये अर्ज करना चाहूंगा कि 10 मई के बाद, मार्का हक और बुनियादुल मरसूस के बाद, जिस तरीके से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पिज़राई हुई है, एक गुडविल आपने डेवलप की है, एक आपका इस वक्त जो लीडिंग रोल सामने आ रहा है मुस्लिम नेटो के लिहाज से, मुस्लिम फोर्सेस के लिहाज से, टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया का जो नया अलायंस बन के सामने आ रहा है, पाकिस्तान को ये कदम खासकर इस बोर्ड को ज्वाइन करने से पहले बहुत ज्यादा सोचना चाहिए कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या ये कामयाब होगा, ये किस किस्म की कोशिश है, और मुस्लिम उम्मा इसको किस नजर से देख रही है। इस वक्त मैं अगर आपको बताना चाहूं कि इस वक्त मुसलमान दुनिया पाकिस्तान को एक हीरो की तरह, आपके फील्ड मार्शल और आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी और आपके जो इस वक्त थंडर आपके तैयारे हैं, आप देखें 15 से ज्यादा ममालिक आपके साथ वो उस तैयारे खरीदने के लिए तैयार है। बांग्लादेश की नजरें आप पर हैं इस वक्त। अगर देखा जाए तो बहुत सोच समझ कर, ताकि कहीं अगर ये बोर्ड ऑफ पीस अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो आपकी गुडविल भी दांव पर लगेगी। तो बड़े एहतियात के साथ ये देखना होगा, इसमें जल्द अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए हमास का मंजरनामा, क्योंकि असल में इजरायली हरीफ तो हमास है, टारगेट वहां पे अगर किसी को किया जाता है तो हमास के नाम पे ही दूसरे लोगों को किया जाता है। अब हमास और पैलेस्टाइन अथॉरिटी को अगर आप देखें तो उनके भी नजरियाती इख्तलाफात हैं।
दोनों की आपसी जंग भी है इक़्तिदार को हासिल करने के हवाले से। अब जब इसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग शामिल किए जाएंगे और हमास की नुमाइंदा नहीं होंगे, हालांकि आप उन्हें यह भी कह दें कि आप डीवेपनाइज हो जाएं, आप यहां से इनखलाब का अमल मुकम्मल कर लें, लेकिन मुकम्मल तौर पे तो उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट का, ये मुस्तकबिल करीब के अंदर वहां पे कौन सा मंजर दिखाएगा? देखिए, अगर देखा जाए तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, फलस्तीनी अथॉरिटी या हमास, इन सब के अंदर कई डिफरेंट किस्म के एलिमेंट मौजूद हैं। मोसाद के एजेंट इनके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, करते हैं, अंदर से नुकसान होता है उनका। फिर उसके बाद करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है पैलेस्टीन के अंदर। तीसरा सबसे बड़ी इशू ये है, एजुकेशन की बहुत ज्यादा फुकदान है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इनके बच्चों के लिए मैंडेटरी होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ना और मैथ और इंग्लिश की तालीम, इसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन उसमें मैं यहाँ जो मेरी नजर में इसका जो हल इसका नजर आता है कि दोनों में से नुमाइंदे लेने चाहिए, फलस्तीनी अथॉरिटी और हमास में से, और कदावर शख्सियात जिनका माजी और फ्यूचर बेदाग हो। इन्होंने अली शाद जो एक बंदा पिक किया है, जो एक नायब वजीर था फलस्तीनी अथॉरिटी के अंदर, लगता है कि उसको सिर्फ इसीलिए पिक किया गया है कि ही विल बी जस्ट अ यस पर्सन, ही विल जस्ट फॉलो एवरीथिंग जो बोर्ड ये कहेगा। मेरे ख्याल में ये अली शाद साहब जो नए टेक्नोक्रेट बोर्ड के जो लीडर पिक किए गए हैं, फलस्तीनी इसको ना एक्सेप्ट करेंगे इनकी अथॉरिटी को, और ना ही इनकी क्रेडिबिलिटी होगी। तो मेरे ख्याल में अमेरिकन और जो भी स्टेक होल्डर है, बिलखसूस मशरक़े वुस्ता के लोग, जो जॉर्डन है या यूएई है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, इजिप्ट है, टर्की है, इन सबको मिलके अमेरिका को एडवाइस करना चाहिए, अपना पैरेलल इनको अपनी रिकमेंडेशन देनी चाहिए, और गजा के बारे में सबको ऑन बोर्ड एक पेज पे होना चाहिए। क्योंकि इट्स नॉट एन इजी, जो हमने इस 2025 में जिस तरीके से फलस्तीन के कत्लो गारत देखी है, लोगों पे बर्बरियत, एक मैंने जिस तरह कहा कि जेनोसाइड, और इसके ऊपर ये देखें, जख्मों के ऊपर पट्टी लगाने से जख्म खत्म नहीं होते, इनके परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने होते हैं। परमानेंट सोल्यूशन के हवाले से मेरा एक आखिरी सवाल तारड़ साहब ये है कि जब आप ये कहते हैं कि बर्बरियत मुसल्लत की गई, उनके घर, उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, मलबे के अंदर लाशें दफन थीं, और ये भी मालूम नहीं पड़ता था कि नंबर्स कितने हैं गायब हो जाने वालों के या मर जाने वालों के। अब जब बहाली का काम है, तो बहाली के काम में आपको याद होगा इब्तदाई तौर पे ये बात की गई थी कि जो कुर्बो जवार के ममालिक हैं, जो इस्लामी ममालिक हैं, वो हिस्सा दें इसकी बहाली के हवाले से। जिसने वहां पे शहर दर शहर या इलाके दर इलाके मलबे बना दिए, उसको अकाउंटेबल कोई नहीं ठहराएगा। जिस तरह आपने तज़किरा किया था, एक बोर्ड ऑफ जस्टिस भी होना चाहिए। तो कोई इन्वेस्टमेंट इजराइल से भी लाके वहां पे इन्वेस्ट की जाए, उससे भी पैसा लिया जाए कि तुमने जो बर्बादी की है, अब इस्तेहकाम के लिए तुम भी कुछ खर्च करो। इस पे कुछ अर्ज करना चाहूंगा। ये मुझे बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टोरी याद आती है। वो मुसलसल जब सब कॉन्टिनेंट हमारे पाकिस्तान, इंडिया में जब अटैक करते थे, जिस राजे या जिस नवाब की स्टेट छीनी जाती थी, जंग का बिल भी उसी को दे दिया जाता था कि हमने तुमसे जंग लड़के जीती है, हमारा बिल भी तुम दो। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही सामने आ रहा है। इस पे आखिरी चीज ये कहूंगा, आपके पाकिस्तान में और मुसलमान दुनिया के हर कंट्री के अंदर बच्चों को बताना चाहिए कि किस तरीके से चंद मुट्ठी भर लोग पूरी दुनिया को हॉस्टेज बनाने की सलाहियत रखते हैं। हमें भी अपना होमवर्क करना जरूरी है। हमें भी सोचना होगा कि हम इस हालत में किस तरह पहुंचे हैं। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें, चंद इजरायली 1.8 मिलियन पॉपुलेशन है, अमेरिका को भी हॉस्टेज बना रखा है, पूरी दुनिया के अपने मनमानी करते हैं। आखिर इसमें उन लोगों के पास कौन सा ऐसा टूल है जो हमारे पास नहीं है? वो साइंस है, वो टेक्नोलॉजी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हमारे बच्चों को इस पे तवज्जो देनी जरूरी होगी। पाकिस्तान के हर स्कूल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम को आम करना होगा, वरना हमारा फ्यूचर जो है इसी तरह दुश्मन का मुकाबला करने के लिए आपकी दिमागी सलाहियत भी उस उरूज तक पहुंचनी चाहिए कि आप उसकी तमाम हरकतों सकनात का अंदाजा लगा सकें और उसको काउंटर करने की सलाहियत हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, अफ़वाज पाकिस्तान अपनी जंगी तैयारियों को एक नए मरहले में दाखिल कर चुकी हैं। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस अब महज एक अस्करी इस्तिलाह नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की जंग का अमली तरीकाकार बन चुके हैं। यहाँ जंग एक महाज पे नहीं लड़ी जाती, बल्कि ये जमीनी, फजाई, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन महाजों पर बैक वक्त लड़ी जाती है, ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले।
पाक फौज के शोबा ताल्लुकात-ए-आमा ISPR की जानिब से जारी की गई हालिया मशकों की झलकियां इसी सोच की अक्कासी करती हैं। इन मशकों से ये वाज़ेह हो चुका है कि जदीद जंग में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किस कदर अहम किरदार अदा करता है। दुश्मन के मवासलाती निज़ाम, उसका रेडार, उसके कमांड स्ट्रक्चर को निशाना बनाकर उसके निगरानी के निज़ाम को तबाह कर दिया जाता है, जिसके बाद मैदान जंग में मौजूद कुव्वत भी बेअसर हो जाती है। इस पूरे तस्वुर की बुनियाद फजाई बरतरी पर है। जदीद लड़ाका तैयारे, कसीरुल मकासिद ड्रोन्स और मुसलसल निगरानी दुश्मन की नकलो हरकत को महदूद कर देती है। जब दुश्मन को यह इल्म ही ना हो कि उस पर कहां से और कब हमला होगा, तो उसकी हिकमत अमली खुद ब खुद बिखरने लगती है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का एक और अहम पहलू साइबर वॉर इंफॉर्मेशन भी है, जो बराह रास्त दुश्मन की सोच को निशाना बनाता है। आज की जंग में सिर्फ जिस्मानी नुकसान काफी नहीं होता, असल मकसद दुश्मन की फैसला साजी को मफलूज करना है। इन मशकों में यह भी दिखाया गया कि पाकिस्तान में तैयार करदा हथियार और जदीद ड्रोन्स दोस्त ममालिक से हासिल करदा टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह मुश्तरका जंग का वो मॉडल है जहां फजाई और जमीनी अफवाज अलग अलग नहीं बल्कि एक ही मकसद के तहत हरकत करती हैं। यही हम आहंगी जदीद जंग में कामयाबी की असल जमानत समझी जाती है। यह तमाम तैयारी एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब गुज़श्ता बरस की पाक भारत कशीदगी के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जनूबी एशिया में जंग के उसूल बदले जा चुके। पाकिस्तान ने अपनी फजाई सलाहियत, अपने नज़्म ज़ब्त और हिकमत अमली से यह साबित किया कि जदीद जंग में बरतरी सिर्फ जदीद और महंगे हथियारों से नहीं बल्कि बेहतर मनसूबाबंदी से और कम लागत वाले हथियारों से भी हो सकती है। और वही एक अहम हथियार पाकिस्तान का JF-17 थंडर है कि 17 मुमालिक ने उसको खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया। और इस इब्तदाई में जिस तरीके से ये बात बयान की गई कि इस मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में सबसे कलीदी किरदार फजाई ताकत करती है, तो फजाई ताकत के एतबार से दुनिया की बड़ी ताकतें, तरक्की पजीर ममालिक या तरक्की याफ्ता ममालिक अब इस सोच में है कि फजाई ताकत में JF-17 थंडर का उनसर नुमाया किया जा सके। इसके ऑर्डर क्यों आ रहे हैं, बनिस्बत दूसरे अहम जहाजों के इस पर फाकियत क्यों दी जा रही है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया। चिश्ती साहब, मौजूदा मंजरनामे में आप क्या समझते हैं कि JF-17 थंडर के हवाले से हम देखें, हमें बांग्लादेश भी दिखाई देता है, हमें सूडान भी दिखाई देता है, अजरबैजान भी दिखाई देता है, हमें कई ऐसे ममालिक दिखाई देते हैं जिनके बारे में सिर्फ ये सोचा जा सकता था कि क्या ये मगरिब को छोड़ के इधर मशरक़ वस्ता में या फिर इधर एशिया में किसी और की तरफ तवज्जो देंगे ऐसी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो JF-17 थंडर ये गुब्बारे में से बाहर आया है या फिर इसके पीछे कुछ और मंजरनामा? जी बहुत शुक्रिया यार साहब, आपने इनवाइट किया और मैं स्टार्ट उसी से करता हूं जो आपसे थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि मैं अभी एक डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर डाली है और उसके स्टार्ट से मैं आपका प्रोग्राम से स्टार्ट करता हूं। और उसमें मैंने ये कहा था कि तकरीबन 200 दुनिया में मुल्क हैं, 200 झंडे हैं, 200 एयर स्पेसेस हैं, लेकिन फाइटर जहाज बनाने वाले सिर्फ 15 मुल्क हैं और एक्सपोर्ट करने वाले सिर्फ 10 मुल्क है दुनिया में। यानी 200 में से 10 में पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह जो एक फाइटर जेट को एक्सपोर्ट कर रहा है। और फाइटर जेट बनाते कैसे हैं वो तो हम जाहिर है 20-30 साल हो गए हमें बना रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिबिलिटी कॉन्फिडेंस अर्न करना कि दुनिया पर एतबार करे। देखिए अपनी एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट बना लेना एक अचीवमेंट होती है, लेकिन इस लेवल का आपने फाइटर जेट बनाना कि दुनिया आप पर ट्रस्ट करे, क्योंकि आप एक मशीन एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होते, आप एक कॉन्फिडेंस एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, आप एक ट्रस्ट बेच रहे होते हैं और एक सॉवरेनिटी एश्योर कर रहे होते हैं दूसरे मुल्क के लिए। तो वो खरीद रहा होता है। दैट मीन्स आपने वो एक एतमाद देना है दूसरे मुल्क को। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि एक तो ये 4.5 जनरेशन जहाज है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा जो मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया में हमने कॉम्पिटिटिव एक रेस के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट जितने भी आए वो जीते हैं। वो क्यों? क्योंकि जितने इसके कंटेम्प्रेरी जहाज हैं, यानी इसके जो मुकाबले के हैं, यूरोफाइटर है, तेजास है, J-10C है, जितने जहाज यूरोप के हैं वो तमाम के तमाम ऑलमोस्ट $100 मिलियन के करीब उनकी प्राइस है, जबकि J-10C ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना कम में अवेलेबल है। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पीछे सप्लाई लाइंस का भी कंफर्म है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क है जो पॉलिटिकल स्टिंग नहीं खींचेगा। बहुत सारे मुल्क एक और एलिमेंट की वजह से सर आपने कथा कलामी के लिए माजरत, आपने J-10C का तज़किरा किया, हम JF-17 की बात कर रहे हैं या J-10C की? J-10C की भी मैं बात कर रहा हूं, मैंने J-10C ही बोला है सही, क्योंकि ये वो चाइना का जहाज है और ये पाकिस्तान का ब्लॉक 3। ये इसमें अंदर भी वही आईसा रेडार लगा है, इसके अंदर भी PL-15 मिसाइल कैरी कर सकता है। तो मैं उसी से कंपेयर कर रहा हूं J-10C से कि ये उस कैटेगरी का जहाज है। मैं ये कैटेगराइजेशन कर रहा हूं 4.5 जनरेशन जहाजों की। जो हमारे पहले थे ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वो 4.5 की कैटेगरी के नहीं थे।
एक बात। दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अर्ज करना चाह रहा था, मैं ये करना चाह रहा था कि एक एलिमेंट ऑफ सप्लाई चेन जो है वो बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आपने देखा जो वेस्ट में इस वक्त चल रहा है, पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स होती हैं कि किसी वक्त भी बड़ा मुल्क या जो सुपर पावर कोई भी है, जिससे आपने जहाज खरीदा वो आपकी सप्लाई लाइन बंद कर दे, स्पेयर पार्ट्स बंद कर दे। पाकिस्तान के साथ हो चुका है F-16 के बारे में। तो पाकिस्तान उस तरह ट्रस्ट वर्दी है। और एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो दुनिया देख रही है वो ये देख रही है कि इस वक्त पाकिस्तान के पायलट्स, इंजीनियर, टेक्नीशियन ट्रेन करेंगे किसी भी एयरफोर्स को। तो इस चीज ने भी बहुत वैल्यू ऐड की है, हमारे जो सेल्स बढ़ी हैं। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, इसके इंजन की इंपोर्ट जो है वो कहां से की जाती है और उसकी सप्लाई चेन के हवाले से किस हद तक इबहम है? दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट वेंचर था, तो अभी पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में सिर्फ क्यों है? चाइना की इन्वॉल्वमेंट उसमें क्यों नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, ये प्रोजेक्ट था ही पाकिस्तान का, और शायद आप हैरान होंगे कि ये चाइनीज एयरफोर्स में इंडक्ट नहीं किया गया ये जहाज। जब ये मैन्युफैक्चर किया गया था, तो जब कंसीव किया गया था, उसके अंदर ये डेवलपमेंट ही इस तरीके की होनी थी कि ओवरऑल ओनरशिप पाकिस्तान की थी, चाइना की इसकी सपोर्ट थी। तकरीबन 58% जो है वो पाकिस्तान में बनता है और 42% के करीब इसका रेशियो चाइना से आता है। जो इंजन आपने पूछा है वो रशिया का इंजन है, और जाहिर है एक हमारी डिपेंडेंसी थी कि 3-4 चीजें जो दुनिया में इस तरह होती हैं, वो इंजन होता है, इजेक्शन सीट मार्टिन बेकर जो यूके की है, सबसे बड़ी दुनिया की अच्छी वो है, उसका यूज कर रहे हैं। इंजन रशिया का कर रहे हैं, बाकी कंपोनेंट्स को चाइना से आते हैं। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब चाइना ने उसका रशियन इंजन का ऑल्टरनेट बना लिया, तो चांसेस है कि हमारी डिपेंडेंसी रूस पर खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके व्यूअर शायद जानना चाहेंगे कि डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है यासिर साहब कि जब आप किसी मुल्क को बेचना चाहते हैं तो फिर एक ऑब्लिगेशन आपके जहन में होती है कि कहीं ऐसे मुल्क को तो आप नहीं बेच रहे जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कन्वर्जेंस ना हो, यानी चाइना और रूस के साथ भी। तो जब जितना आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, उतनी हमारे पे ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट ज़हन में रखने की है। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। जो प्रेजेंट सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इन्होंने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क एस्टेब्लिश किया। PFX जो हमारा पाकिस्तान फाइटर जहाज है, उसका प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है। हमारे इंडिजीनियस जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी हैं वो बहुत बढ़ाई गई हैं और बहुत ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर को ऐड किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्तों में ना सिर्फ हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे, बल्कि ये जो रेशो मैंने आपको बताई है ऑलमोस्ट 60-40 की, ये भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक में बहुत। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, जब इतने बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के जहनों के अंदर ये सवाल होते हैं कि चलें, एक तो आपने क्लियर कर दिया कि 58% पाकिस्तान में बनता है, मिल्कियत पाकिस्तान की है, ऑनरशिप पाकिस्तान की है, पाकिस्तान इसे बेच सकता है, उन्होंने अपनी फ़ज़ाइया के अंदर इसको इंडक्ट नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं पे तो वो 42% तो बना रहे हैं और वो जॉइंट वेंचर के अंदर तो शामिल हैं। तो हमारे जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, तो कुछ लोगों की आरा ये है कि हमें इस ज़िमन के अंदर चाइना को राग़िब करना चाहिए और एतमाद में लेना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो हों उसमें एतमाद में लिए बगैर एग्रीमेंट्स हो जाते हैं? देखिए, दो चीजें इसमें हमें देखनी चाहिए। एक तो चाइना थ्रू आउट हमारे ऑन बोर्ड रहा है, कभी इशू या ब्लैकमेलिंग वाला एलिमेंट नहीं हुआ कभी। एक बात वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिए। दूसरा एक और एलिमेंट है, मैं बल्कि कुछ मीडिया में फेक न्यूज अपीयर हुई थी, खासतौर पर मैं वो आपके चैनल के तवज्जुह से पहली दफा बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कल ही कंफर्म किया पाक फिजाइया की सीनियर लीडरशिप से कि हम कोई सऊदी अरब से एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो मुझे जवाब दिया गया था कि नहीं, ये न्यूज़ सही नहीं है, बल्कि गलत पर ऑब्वियसली बयानात किए गए हैं या गलत खबर है ये। एक तो वो मैं आपके व्यूअर्स को बताता चलूं कि वो मैंने कंफर्म किया है कि वो सही खबर नहीं है। एक बात जो आप कह रहे हैं कि हमारी चाइना पर डिपेंडेंसी है, हमारा एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम उस डिपेंडेंसी को भी कम कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ग्रेजुअली जितनी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा की एक्सटेंशन हुई है, हमारी जो मशीनरी इंपोर्ट की गई है वो डुअल पर्पस है। ये भी मैं आपको बताते चलूँ, वो इसलिए कि हम ये नहीं होगा कि अगर ऑर्डर किसी एक चीज के कम होंगे तो हमारा वो जो इक्विपमेंट या मशीनरी वेस्ट जाएगी, यानी उसके ऊपर हम फर्दर इक्विपमेंट, हमारा ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, दूसरे कंपोनेंट्स के पार्ट्स हमारे उसी पर बन सकते हैं। तो ये हमारे जैसे मुल्क के लिए जाहिर है एक इकोनॉमिकल ऑप्शन यही होती है कि मल्टी डायरेक्शनल या मल्टीपर्पज मशीनरी करें, और ऑब्वियसली हमारी मैन पावर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रेंड है इसके लिए। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि अभी अगर देखा जाए तो इस्तेदाद जो हमारे पास मौजूद है वो एक साल में 12 से 15 जहाज़ बनाने की है, तो हम जो ऑर्डर्स पकड़ रहे हैं ममालिक से या जो ऑर्डर्स होने के इम्कानात हैं, ये तादाद तो बढ़ के दर्जनों में चली जाएगी।
तो हमें वो सर्टन जो मेजर्स लेने हैं कि कितने सालों के अंदर इनको हमने डिलीवर करना है, तो फिर जब हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है तो डिलीवर कैसे कर पाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं फिर अपनी डॉक्यूमेंट्री को इसलिए रेफर करूंगा कि मैंने तफसील से उसमें बात की है, मैंने अपने अभी चैनल पर डाली है। उसमें एग्जैक्ट मैंने यही, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि हमारी तो कैपेसिटी नहीं है तो ऑर्डर कैसे लिए जा रहे हैं, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यह सब ये नहीं होता कि जो मुल्क या एयरफोर्स आपको 40 जहाजों का ऑर्डर देती है इसका मतलब है आपने नेक्स्ट डे या अगले महीने 40 जहाज वहां लैंड करवाने हैं, ये नहीं होता। दुनिया में हमेशा ये होता है कि आपको चंद जहाज, 4 या 6 जहाज इनिशियली दिए जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप उनकी मैन पावर की ट्रेनिंग करते हैं, टेक्नीशियंस की, इंजीनियर्स की, पायलट्स की ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर 4-4, 6-6 और ऐड होते जाते हैं। चले मैं आपको सिंपल करने के लिए एक मिसाल दे देता हूं। हमने 1982-83 में F-16 ली अमेरिका से, पहली दफा 6 जहाज आए, फिर 6 और आए, और 2-3 सालों में जाकर हमारे जहाज कंप्लीट हुए। और दूर नहीं जाते, राफेल के ले लेते हैं इंडिया का, 2016 में उन्होंने ऑर्डर दिया और 2020 जुलाई में, जरा विजुलाइज करें, 2020 जुलाई में पहले 6 जहाज आए, 3.5-4 साल के बाद फिर 6 जहाज सिर्फ आए, और फिर 6-6 करके आते गए, और उनकी जो डिलीवरी 36 जहाजों की राफेल की हिंदुस्तान की तकरीबन 5.25 साल में कंप्लीट हुई थी। जिसका मतलब यह है हमने J-10C अभी लिया था मार्च 2022 में, वो भी 6 और फिर 8 करके आए थे, यानी इस तरह हमारे जहाज पूरे हुए थे। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप जहाज ले लेते हैं तो आप उन पर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अगर किसी एयरफोर्स को आज JF-17 थंडर 40 दे भी दिए जाएं या 20 दे दिए जाएं, तो ना उनके पास टेक्नीशियन ट्रेंड है, ना पायलट ट्रेंड है, ना इंजीनियर ट्रेंड है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। एक और दिलचस्प बात, आखिरी बात जो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी कही है, पहली दफा क्योंकि आपके साथ कर रहा हूं तो मैं बताता चलूं, राफेल की कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत 2023 में 13 जहाज थी पर ईयर, जो 2024 में 18 जहाज की गई और फिर 21 पे ले जाई गई, और अब वो बढ़ा रहे हैं। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि इवन द फर्स्ट वर्ल्ड जो है, जिसका बहुत सारा 60-70 साल का एक्सपीरियंस है फ्रांस का फाइटर जहाज बनाने का, वो भी 13, 18 और 21 की कैपेसिटी के इर्द गिर्द ही थे, अब वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं कहना ही चाह रहा हूं ये कोई वरिसम बात नहीं है। कंक्लूजन ये है आपकी बात का कि ये हम इसी तरह ही देंगे, ग्रेजुअली 4-6 करके जिन जिन मुल्कों को और ऐड करते जाएंगे, और कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। सही, कैपेसिटी भी पाकिस्तान जो है वो अपनी बढ़ा रहा है और ग्रेजुअली करके ये तमाम ममालिक को दिए जाएंगे, और दुनिया भर के अंदर यही तरीक़ेकार रहा है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इस पे बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा उससे बता। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इंडिया में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ नफरत की लहर सिर्फ दाखिली सियासत या इलाकाई कशीदगी का नतीजा नहीं है, बल्कि बीजेपी की हिंदुत्व नजरियात पर मबनी हुकूमत की एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों और दहशतगर्दाना हमलों के बाद भारत के तूल अर्ज़ में मुसलमानों और मसीहियों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और मुनज़्ज़म मुजाहरे एक नई शिद्दत के साथ सामने आए। ये तकरीरें बज़ाहिर कशीदगी का रद्द-ए-अमल दिखाई देती हैं, लेकिन ये दरअसल एक ऐसे सियासी और मजहबी मंजरनामे का हिस्सा है जिसमें ताकत, खौफ और मजहबी शनाख्त को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वॉशिंगटन में कायम तहकीकी इदारे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत में मुसलमानों और मसीहियों के खिलाफ 1318 नफरत अंगेज तकारीर और रैलीज रिकॉर्ड की गई, जो रोजाना औसतन तकरीबन 4 वाकयात बनते हैं, और गुज़श्ता साल के मुकाबले में 13% ज्यादा है। अप्रैल के आखिर और मई के आगाज में खुसूसन पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद यह तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है, जिससे यह जाहिर होता है कि बैरूनी तनाज़ात को अक़लियतों के खिलाफ दाखिली सफ़बंदी का जवाब बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। भारतीय रियासतों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में सबसे ज्यादा नफरत अंगेज तकारीर रिकॉर्ड की गई। अक़लियतों पर तशद्दुद हुआ, उनकी इबादतगाहों को मिसमार करने, उनका बायकॉट करने का मुतालिबा रोज का मामूल बन चुका है। हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने इस बयानिए को मजहबी बुनियाद फराहम की है, जबकि सोशल मीडिया ने इस नफरत को फैलाने में अहम किरदार अदा किया है। इसी मंजरनामे में दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मकबूजा कश्मीर में मसाजिद की प्रोफाइलिंग के अमल ने मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। मकामी हुक्काम ने मसाजिद, मदारिस और आइम्मा का माली और इंतजामी रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए फॉर्म तकसीम किए, जिससे इबादत गुजारों में खौफ और गैर महफूज होने का एहसास पैदा हुआ। पाकिस्तान ने इसे मुसलमानों के मजहबी मामलात में खुली मुदाखलत और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि यह अमल मकबूजा वादी की मुस्लिम आबादी
आबादी को खौफजदा करने और उनके मजहबी फराइज में रुकावट डालने की कोशिश है। यह मंजरनामा जाहिर करता है कि बीजेपी की हुकूमत ने इंडिया के नाम नेहाद सेकुलर तशख्खुस को बुरी तरह मजरूह किया है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, मगर मस्जिद की तामीर अब तक शुरू ना हो सकी। ये तमाम हालात इस बात का सबूत है कि मजहबी शनाख्त को सियासी मकासद के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अकलियतों के खिलाफ नफरत पर मबनी बयानियां महज दाखिली सियासत या इलाकाई कशीदगी का रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि यह सब कुछ एक बाकायदा हिकमत अमली और रियासती सरपरस्ती में किया जा रहा है, जिसका मकसद मजहबी अकलियतों के लिए हालात को गैर मामूली तौर पर मुश्किल बनाकर हिंदुत्व नजरियात को फरोग देना है। इसी में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एक्सपर्ट माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, इंडिया के अंदर ये पोस्ट वॉर जितना भी सिनेरियो डेवलप हो रहा है, आप इसको वक्ती रद्द-ए-अमल समझते हैं या फिर आप ये समझते हैं कि ये वही पुरानी लिखी गई किताब के दीबाचे और उसके नए उन्वानात के मंजरनामे हैं जो पहले लिखे गए थे और अब उसकी एग्जीक्यूशन मुख्तलिफ हाथों से हो रही? जी यासिर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो अखंड भारत और ये तो एक कॉमन है जी। अखंड भारत की जो अचीवमेंट है, ये जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कॉमन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार पावर में हो या कांग्रेस। फर्क यह है कि सिक्के के दो रुख हैं। कांग्रेस वाली जो साइड है वो जरा थोड़ा सा रीडेबल साइड है, वहां पे जरा वैल्यू ऑफ दी कॉइन आपको नजर आ रही है। और ये जंग आलूद बदबूदार सेफ्रनाइज्ड हिंदुत्व से लुथड़ी हुई, जिसका भी आपने जिक्र किया। They've created enemies जी, enemy within all the minorities। आपने अभी 2025 की जो क्रिश्चियंस के खिलाफ रिपोर्ट आई है उसका जिक्र किया। 2024 में जो एक रिपोर्ट आई अमेरिकन थिंक टैंक्स की तरफ से और अमेरिका से, वो थी हेट में जो इंक्रीज हुई। दैट वाज द हेट का जो इंक्रीज हुआ इंसिडेंट्स अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, वो 76% था 2024 में। और आउट ऑफ 76%, 86% वाज डायरेक्टेड टू अगेंस्ट दी मुस्लिम्स के खिलाफ हेट पैदा हुई। फिर आप वक्फ बिल लिख ले, आप जो इन्होंने कू किया है कश्मीर के अंदर, डेमोग्राफिक कू जिसको मैं बोलता हूं जी, इन्होंने किया, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे पंडित्स और मिलिट्री लाया के बिसाए जा रहे हैं। खैर एनीवेज, क्रिश्चियंस के अभी आपने देख लिया जो इस तरीके से लिंचिंग हुई, और अभी इस जो क्रिसमस था उसके ऊपर जिस तरीके से जुल्म किए गए, सेंटा की जो बेहुरमती की गई, सेंटा कैप्स की सेल के ऊपर, तो ये वहां का एक ट्रेंड बन चुका है। मीनिंग देयर बाय हेट एंड ब्लड, दीज आर टू डोमिनेंट फंडामेंटल फाउंडेशन है जिसके ऊपर बेस करके संघ परिवार। जनरल साहब, सादा जुबान में सर समझाइएगा कि कोई भी कार्रवाई की जाए किसी भी ग्रुप की तरफ से, उससे कुछ न कुछ हासिल किया जाता है, कुछ गेन करने के लिए किसी ना किसी के ऊपर दबाव डाला जाता है। यानी कोई गए इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया, कोई गया उसने वहां के मालो असबाब के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये कब्जे भी वैसे नहीं करते, ये मिसमार करते हैं जगहों को, ये लोगों को मार डालते हैं, लोगों को जबरजदा माहौल में जीने पर मजबूर करते हैं। तो क्या इसके बदले सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन हासिल की जा रही है या इसके मकासद कुछ और है, इसे किसी और नजर से देखना चाहिए? यासिर, बिल्कुल मकासद है जी। मैंने बताया ना, जो अखंड भारत है, जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है कि हिंदुओं का भारत मीकोंग रिवर तक या हिंदू की जो डोमिनेशन है वो अचीव करना है। अब इसी को ये यूज कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी विद इन इंडिया। अभी ये जो डोवल साहब ने स्पीच की है कुछ दिन पहले अपने यूथ से, और उन्होंने क्या उनको कहा, उनको बेस किया अपने लेक्चर को रिवेंज के ऊपर कि जी हिंदुओं के साथ तो बहुत जुल्म होता रहा है, और अपनी नई यूथ को वो हेट और नफरत के साथ ये कह रहे हैं कि आपने रिवेंज लेना है तमाम लोगों से जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया है, कि हम सारी जिंदगी जुल्म जैसे सहते रहे। हालांकि उन्होंने जुल्म किए, हिंदुओं ने किए। अभी बाबरी मस्जिद आपके सामने है, गुजरात आपके सामने है, कश्मीर में जो हो रहा है आपके सामने है, जो मणिपुर में क्रिश्चियंस के खिलाफ हो रहा है आपके सामने है, सिखों की वो गोल्डन टेंपल की दीवारें आज भी अगर उनका रंग उतारेंगे तो नीचे सिखों के खून से वो लुथड़ी पड़ी है। तो ये जुल्म इन्होंने खुद किया, लेकिन एक रिवेंज की पॉलिटिक्स, रिवेंज ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन को। मीनिंग देयर बाय कि ये उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसको आगे लेकर चलना चाहते हैं। कोई भी देखे ना,
कोई भी अक्लमंद जो लीडरशिप होती है, या जब अब हम जिस तरह एक नस्ल चले, तो हम अगर अपने बच्चों को नफरत, हेट और जंग दे के जा रहे हैं, तो वी आर नॉट हेल्पिंग देम एक्चुअली। तो ये उसको एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के साथ इसको लेकर चलना चाहिए। देयर इज अ मेथड, पर्पस है जी, ये ऐसे मेथड है इस मैडनेस के पीछे, और इसको बिल्कुल वो अभी देख रहे हैं उन्होंने अपनी मिलिट्री को मिलिटेंट विंग बना दिया है आरएसएस के परसू करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को। उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो युद्ध की बातें करती है, हिंदुत्व पे बेस्ड आइडियोलॉजी की बात कर रही है, जो उस पे मिलिट्री को वो स्ट्रक्चर करना चाहते हैं। अभी इनके जो सीडीएस है चौहान साहब, इन्होंने जो बुक लिखी है उसका बेसिक थीम यही है कि हम अपनी मिलिट्री को रीस्ट्रक्चर, रीऑर्गेनाइज करेंगे और एप्लीकेशन करेंगे जो हिंदुत्व की फंडामेंटल युद्ध की या जो लड़ाई की तालीमात है उसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि दिस हैज कम इनटू देयर डे टू डे बिजनेस। तो ये मतलब सेकुलर मेरा सवाल जो अगला है वो थोड़ा सा तवील हो सकता है। जैसे मैं ये समझता हूं कि मेरा दीन जो है वो कामिल है और इसके अलावा कोई दीन कामिल नहीं है, ये मेरा ईमान है, मेरा यकीन है। लेकिन जब दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया बढ़ रहा था तो हम जैसे लोग खड़े होकर ये कह रहे थे कि ये हमारा दीन नहीं है, ना हमारे दीन के पैरोकार ऐसे होते हैं जिनके इकदामात के ऊपर पूरी दुनिया ने एक नुक्ता जो था उसके ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज कर ली थी कि मुसलमान जो है वो ही शरपसंदी करेगा पूरी दुनिया के अंदर। फिर रफ्ता रफ्ता वो चीजें तब्दील हुई। अब जब हम हिंदुत्व कहते हैं तो क्या आप ये समझते हैं कि पूरे के पूरे हिंदुस्तानी जो हैं उनकी सोच ये है, या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो उनको दीन से बेजारी की तरफ रागिब कर रहे हैं, या वो एक लिबादा उनको ये पहना रहे हैं कि हिंदुइज्म जो है वो बुनियादी तौर पे यही है और तुम्हें इसी का प्रचार करना? देखिए, फॉर दैट मैटर रियासत कोई भी रिलीजन जो है उस पर कोई इतनी बुराई नहीं होती। वो हमेशा अच्छाई की जिक्र करता है, सॉफ्टनेस की बात करता है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, फॉर दैट मैटर जुडाइज्म हो। लेकिन जब इसका एक्सट्रीम वर्जन को मिसयूज किया जाता है टू परस्यू द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स या अपने जो दूसरे इकोनॉमिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है, तो वो फिर जायनिज्म में कन्वर्ट होता है। अब जुडाइज्म उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जो यहूदियों का जायनिज्म है दैट हैज अ प्रॉब्लम। ये वो एक्सट्रीमिस्ट सोच है। इधर हिंदुइज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हिंदुत्व पे बेस्ड करके हिंदू जायनिज्म का जब एप्लीकेशन की जाती है तो वो फिर माइनॉरिटीज को दूसरों को नहीं देख सकता। दैट इज द फसाद। अभी हमारा भी जो फसाद क्रिएट किया गया, जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए जिस तरफ आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये नेब्रास्का यूनिवर्सिटीज में इस तरह के जिहाद की किताबें लिखी गई, 15 मिलियन बुक्स, इसी को फिर इस्तेमाल किया गया। तो पाकिस्तान और क्या हम सारे जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरोकार हैं, हम कहते हैं कि इट इज, इसलिए तो हम उनको खारजी कह रहे हैं। दे हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम। अभी देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं जो इस्लाम की टॉप टर्मिनोलॉजीज है। मैं एक रिटायर्ड आई एम अ मिलिट्री ऑफिसर, जो मेरी सुप्रीम टर्मिनोलॉजीज है, जिस जिहाद को मैं करता हूं, जो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और कुरान ने हुक्म दिया, उसमें आई एम इस्लामिस्ट, आई एम फंडामेंटलिस्ट, मैं मुजाहिद हूं, क्योंकि मैं उस इस्लाम के ऊपर उस इस्लाम की तालीमात के ऊपर अपनी वॉर को वेज करता हूं, जो किसी के बच्चों को नहीं मारता, जो औरतों को नहीं जुल्म करता, जो किसी की फसलें नहीं तबाह करता। तो ये मेरी जो सुप्रीम टर्मिनोलॉजीज है, बाय डिजाइन ये दे दी गई कॉइन करके टू दैट खारजी एंड टेररिस्ट हु हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, ताकि इस्लाम बदनाम हो। तो ये दैट वाज अनदर एप्लीकेशन जो की गई है। तो ऑफ कोर्स इसकी भी एक्सट्रीमिस्ट है लोगों के पॉलिटिकल यही तरीकाकार इस वक्त जो भारत के अंदर राइज है, यही मुस्तकबिल के अंदर प्रिवेल करता है। तो फिर एक वक्त वो आएगा कि की बुनियाद के ऊपर हिंदू फोबिया दुनिया के अंदर मशहूर हुआ होगा और उसका तमाम तर जो इल्ज़ाम है वो मोदी और मोदी के आरएस के पंडितों के ऊपर होगा। यही मंजरनामा है। इससे बचने की इंडिया को बेहद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी जुमे के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।